हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय भूगोल मॉडल पेपर नंबर 8 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने मॉडल पेपर 7 हल कर लिए, वह अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात करूं तो इस टाइम में आपको विशेष रूप से शेखावटी मिशन 100 पर ध्यान देना है। और इसके अलावा मैंने एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF भेजी है ग्रुप के अंदर, उन दोनों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है, उनको 2 बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना है। और प्लस तीसरी चीज़ है, जो मैंने वीडियो डाले हैं वो देख लेना। और चौथी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 भूगोल के 10 मॉडल पेपर हल सहित PDF ग्रुप के अंदर डाली है। उत्कृष्ट क्लासेस के मॉडल पेपर है, उनको विशेष तौर से आप अभी से टाइम टेबल बना लीजिए, हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आपको विशेष तौर से अच्छा फ़ायदा होने वाला है। ये 56 नंबर है, आपकी कदमों में होंगे अगर आप इतना काम कर लोगे तो। ठीक है, तो आप सभी जरूर करना। ग्रुप के अंदर आप ऊपर जाओगे तो मिल जाएगी। ठीक है ना, PDF में सारी डाल दी गई है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं मिली नहीं है, तो आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बार बार हम आपको नहीं भेज सकते हैं, एक बार भेज दी गई है सभी के सभी। ठीक है, तो उनको आप देख लेना, निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा होगा। 2 मॉडल पेपर और बचे हैं, वो भी करवा दूंगा। इसमें हम विशेष तौर से छोटे प्रश्नों पर ध्यान देंगे, क्योंकि छोटा प्रश्न कहीं से भी टपक सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर उपनिवेश युग में निम्न से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया वह है। तो इसका सही आंसर होने वाला जो आपका प्रादेशिक विश्लेषण उपागम है, इसका यह प्रयोग किया गया है। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किसकी संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। तो बायां भाग है पुरुषों की जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक है, पुरुष जो संख्या होती है उसके प्रतिशत को दर्शाता है बायां भाग। ठीक है, नेक्स्ट याद आपको तीसरा प्रश्न करना है कि आर्कटिक और उत्तर और जो उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है। देखिए, जो आपका है आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है। जैसे रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ऊंट होता है, तो उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर है वो है रेंडियर को क्या है पाला जाता है। किसको? रेंडियर को पाला जाता है। चौथा सवाल है, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो लगा लेना आपका। स्वेज नहर है उसका निर्माण है वो कब किया गया था, आपके 1869 के अंदर किया गया है। कब किया गया है? 1869 के अंदर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। पांचवा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो लोग हिमखंडों के मकान बनाते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। याद रह जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमी लोगों के द्वारा हिमखंडों के मकान बनाए जाते हैं, उन्हें साथियों कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। आगे छठा सवाल है, भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है, यानी BPL। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य के अंदर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, आगे आपसे 7वां सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में से किस राज्य में लेंगुन झील नहीं पाई जाती है। तो लेंगुन झील है वो किस राज्य के अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका राजस्थान के अंदर लेंगुन नाम की झील नहीं है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1973 के अंदर की गई। कब की गई? 1973। स्वेज ने ध्यान रखना 1869 और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है 1973। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। आगे है, धरावी गंदी बस्ती किस राज्य में है। तो धरावी गंदी बस्ती किस राज्य के अंदर है? आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। अब आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा काम के बेहतर अवसर प्रवास के कारक है। तो किस प्रवास के कारक है? अपकर्षक प्रवास के कारक है। किस प्रवास के? जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा काम
के बेहतर अवसर है, पर किस प्रवास के अपकर्ष प्रवास के क्या है, कारक है। आगे आपसे पूछा जा रहा है दूसरा ये कि यहाँ पर है मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों को मापन करता है। कौन करता है? मानव विकास सूचकांक होता है और मानव विकास में प्राप्तियों को क्या करता है, मापन करता है। तीसरा है प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है, योजक कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक कहलाती है। क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। जैसे अपन लिखते हैं ना 7 7 दिखते हैं, तो इस प्रकार से 7 करके ये योजक चिन्ह लगाते हैं ना, फिर 7 करते हैं, तो जो दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क होती है उसे क्या कहा जाता है, योजक कहा जाता है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है तीसरा, यहाँ पर ब्रांडलैंड आयोग का संबंध यहाँ पर किससे है, सतत पोषणीय विकास से है। किसका? जो ब्रांडलैंड आयोग का संबंध है सतत पोषणीय विकास है। किससे? सतत पोषणीय विकास से है। आगे अतिलिखितात्मक प्रश्न के अंदर पहला सवाल पूछा है मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है कि मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता औद्योगिक क्रांति के पश्चात उत्पन्न हुई। कब से? औद्योगिक क्रांति के पश्चात उत्पन्न होती है। किसके किस बीच में? मानव एवं वातावरण के बीच में। दूसरा सवाल आपसे पूछा है भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से जाति समूह ऋतु प्रवास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो गुर्जर होते हैं, बकरवाल होते हैं, गद्दी होते हैं एवं भूटिया लोगों के समूह है क्या करते हैं, ऋतु को प्रवास करते हैं। जैसे ऋतु चेंज होती है वे अपना स्थान बदल लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल पूछा है भारत में शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भारत के अंदर शीतकाल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, याद रह जाएगा। आगे चौथा है पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो ये तो आपके सवाल हुए। अब मैं है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी क्या चर्चा कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, चौथा सवाल है औद्योगिक क्षेत्र के संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों होते हैं। यह भी अच्छा सवाल है। ठीक है, प्रोफेसर महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित मानव विकास अवधारणा का वर्णन करें। रेल मार्गों का महत्व का उल्लेख कीजिए। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है रेल मार्गों के महत्व का उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपार्श्विक व्यापार एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर वाले सवाल है ना, काफ़ी पूछे जाएंगे अब की बार। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है मुक्त व्यापार के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नौवां है नियोजित बस्तियां क्या होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। आगे भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक आसमान है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अर्धगुचित बस्तियों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश खनिज पट्टी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। VWECD से आप क्या समझते हैं। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर पत्थरों की अवस्थिति में पाई जाने वाली भिन्नता के क्या कारण हैं, बताना है। चतुर्थ क्रियाकलापों की विशेषता बताओ। भारत के चीन उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। कोई खास प्रश्न। भारत में रेल मार्गों के प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक रेल मार्ग और पाइपलाइन से संबंधित सवाल 100% आएगा। ठीक है, 1900 सवाल है लौह इस्पात की स्थायीकरण के कारकों का वर्णन करें। सूती कपड़ा उद्योग के विकास एवं विस्तरण पर भौगोलिक निबंध लिखना है। ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है भारत में उत्पादित मोटे अनाजों का वर्णन करो। और अंतवा में आपसे सवाल पूछा जा रहा है भारत के प्रमुख रेशेदार फसलें कपास और जूट का वर्णन करना है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर आपके क्या है, संसार का मानचित्र आएगा। यहाँ पर देख लीजिए शिकागो यहाँ पर है, पेरू यहाँ पर है, जोहान्सबर्ग यहाँ पर है, बीजिंग यहाँ पर है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है खेतड़ी किस राज्य में है, उदयपुर किस राज्य में, दोनों बताओ। यहाँ पर हजारीबाग पूछा जा रहा है किस राज्य के अंदर है और बालाघाट किस राज्य के अंदर है। अगर आपके दिमाग में
कुछ छाया चित्र बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो ये था आपका 8वां मॉडल पेपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, जो मैंने शुरुआती दौर में बातें बताई उनका यूज़ कीजिए। निश्चित रूप से आपके पेपर के अंदर वहीं से ही 80% सवाल छपने वाले हैं। आप विश्वास के साथ लग जाइए और विश्वास करके लगोगे तभी काम होने वाला है। अब बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हो, कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो और कुछ में ही ऐसी चीज़ें पढ़ो ताकि आपको अच्छा फ़ायदा हो। तो साथियों मेरा कहना आप ज़रूर मानिए, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप ग्रुप को टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना RBSC क्लास 6 से 12th, RBSC बोर्ड क्लास 6 से 12th आपका ग्रुप आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।